होती। शारीरिक खेल एक व्यायाम है जो तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखता है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि पांडे है और मेरा नाम रबानी जॉली। लेकर आए हैं हम खेल कूद और स्वस्थ रहे जीवन में खेलों के महत्व। अपने पसंदीदा खेलों पे कुछ बातें, विज्ञान पर कुछ कहानियाँ और कुछ चुटकुले। हमारे जीवन में खेल का बहुत महत्व है। खेल हमारे शरीर और दिमाग दोनों को कसरत करवाने का शानदार तरीका है। अच्छा बताओ रबानी, आपका प्रिय खेल क्या है? मेरे को तो बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। और मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। रूहानी, तुम्हारा? टेबल टेनिस। सिद्धि? बैडमिंटन। अरे फिर तो मैं और सिद्धि रोज बैडमिंटन खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा ऋषि, सिद्धि या रूहानी, तुम में से किसी को खेल का महत्व पता है? हाँ, मुझे पता है। तो फिर बता दो। खेल से मनुष्य का मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का विकास होता है। खेलों से हमारे मन का तनाव दूर होता है। खेलों से बीमार व्यक्ति सही हो जाता है। खेलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी दिनचर्या में जिसने खेलों के लिए स्थान दिया है वह सदैव प्रसन्न रहता है। अरे वाह! हमारी जिंदगी में खेल खाली मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी, हमारे स्वास्थ्य और हमारे तन मन को हेल्दी रखने में भी बहुत मदद करते हैं। अच्छा, किसी को पता है स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? मुझे पता है। ऋषि, तुमने पहले भी आंसर दिया था। मैं बताती हूँ अभी। स्पोर्ट्स डे हर साल हमारे स्कूल में मनाया जाता है। रबानी, आपको पता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। सही। सही जवाब। 7 करोड़ रुपए। अच्छा, आजकल के ज़माने में तो हम फुटबॉल, क्रिकेट जैसे नए खेल खेलते हैं, परंतु पुराने समय में हमारे मम्मी पापा कुछ ऐसे खेल खेलते थे जैसे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, चोर सिपाही। और सबसे फेवरेट गेम मेरा, जो मैं आज भी खेलती हूँ। कौन सा? पिट्ठू। एक खो खो भी खेलते थे। हाँ, खो खो भी खेलते थे। किसी को ये पता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, मुझे पता है। बताओ। क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था। वाह, सही जवाब। मैंने खेल से संबंधित अखबार में एक कविता पढ़ी थी, चलो सुनाता हूँ। बच्चे हो या बूढ़े, सबको पसंद है खेल कूद। खेलों से अच्छा हो जाता हमारा मूड। ताकत के साथ साथ बढ़ता है दिमाग। पूरे शरीर से लगती है तंदुरुस्ती की आग। खेलने से होता है बीमारियों का नाश। खेल भी एक आहार है अपने लिए खास। मेहनत और विश्वास से हम भी होंगे बड़े। पदक जीत कर सबसे आगे होंगे खड़े। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। दोनों आपस से जुड़ी हुई एक कड़ी है। धन्यवाद। अरे वाह, ये कविता तो बहुत अच्छी थी। मैंने कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक कोट पढ़ी थी। वो कोट ये है, आप सिर्फ खेलों पर ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर न्यू इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप जैसे खिलाड़ी ये साबित कर रहे हैं कि भारत का कोना कोना खेल प्रतिभाओं से भरा है। किसी को पता है ये कि मेजर ध्यानचंद सिंह जी हॉकी के जादूगर भी माने जाते हैं? अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। पर मुझे पता था। अरे वाह ऋषि। मेजर ध्यानचंद सिंह जी को ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल भी मिले हैं। ओह वाओ। आज ना हमारे साथ हमारी दोस्त सिद्धि है, लेकिन वो बहुत चुप है। अच्छा, अपने बारे में ही कुछ बता दो। मेरा नाम सिद्धि है। और आज आप क्या लेके आए हो? मैं सारे जहां से अच्छा कैशियो पे लेके आई हूँ। तो सुनाइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा।
हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से रश के जीना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा। वाह, कितना अच्छा गाना था। बहुत सुंदर गाया आपने। ये तो सच है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुना है सिद्धि, आप कुछ ही दिनों से संगीत सीख रही हैं और इतना अच्छा गाया। हाँ, मैं कुछ ही महीने से सीख रही हूँ। अरे ये तो सच में बहुत अच्छा है। आपका केसियो में इंटरेस्ट कैसे आया? पहले मैंने गाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैंने जानकारी ली और फिर मैं अपनी म्यूज़िक वाली मैम के पास गई और फिर उन्होंने मुझे सिखाया। ओह वाओ। तो आप जब केसियो बजाते हो तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। सिद्धि, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सिंगिंग के साथ डांसिंग। और आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? नेहा कक्कड़। आप कौन से स्कूल में हो और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th क्लास में हूँ और मेरे स्कूल का नाम अशोक मेमोरियल पब्लिक स्कूल है। वो सेक्टर 34 में है, फरीदाबाद में। अच्छा, गाना तो बहुत अच्छा था, बट अब थोड़ी मस्ती भी करते हैं। मेरे पास एक पहेली है, उसका जवाब कौन दे सकता है? मैं दे सकता हूँ। अच्छा, चलो देखते हैं। 20 का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया, बताओ बताओ। मुझे पता है। अच्छा बताओ। लेक। लेक? मेरे को पता है। अच्छा तुम बताओ। नेल्स। सही जवाब। एक और, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सड़क है पर गाड़ी नहीं जा सकती, शहर है पर मकान नहीं? अच्छा, एक और हिंट देती हूँ, नदियाँ हैं पर बोट नहीं। मुझे पता है। बताओ। रोड है, वो हो सकता है रनवे एरोप्लेन के लिए। गाड़ियाँ नहीं जाती पर एरोप्लेन तो जाता है ना। अच्छा, इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ। इसका आंसर है मैप, यानी नक्शा। नक्शे पे सड़क होती है, शहर होता है, नदी होती है, बट वहां पे कोई चीज जा थोड़ी सकती है। ओह, वेरी स्मार्ट। और तुम्हारे पिटारे में क्या है? मेरे पास चुटकुले हैं। अच्छा सुना दो फिर। अध्यापक ने कहा, बच्चों अगर तुम शोर करोगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। तभी बच्चों बोला, सर आप यहीं बैठे रहें, हम बाहर चले जाते हैं। बट ऐसा क्यों? ताकि वो खेल सके। अच्छा, अब मैं एक टंग ट्विस्टर पूछती हूँ। बुड्ढे के बाल गुड्डे के गाल, 5 बारी बोलो जल्दी जल्दी। बुड्ढे की बाल गुड्डे की गाल, बुड्ढे की बाल गुड्डे की गाल, बुड्ढे की बाल गुड्डे की गाल। 5 बारी, 3 था। बुड्ढे के बाल गुड्डे की गाल, बुड्ढे के बाल गुड्डे की गाल। गुड्डे के गाल। टंग ट्विस्टर तो ऐसा होता है तो ऑलमोस्ट कोई नहीं बोल पाता। अच्छा, एक और पूछते हैं, ये शायद कोई बोल पाए।
ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंट ऊंचा, ऊंचा, उसकी पीठ ऊंची, ऊंची पीठ उसकी। रबानी आप बोलो। अच्छा ठीक है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट की। चलो बहुत बात हो गई, एक गाना सुनते हैं सिद्धि से, सबका मूड भी चेंज हो जाएगा। सही कह रहे हो, सुनते हैं। सिद्धि, तुम कौन सा गाना गाने वाली हो अभी? मैं अभी वंदे मातरम गाने वाली हूँ। ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र जोशना पुलकित यामिनीं, पुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भासिनीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। आपने बहुत अच्छा गाया। ये बहुत सुरीला था। इसको सुनने के बाद मेरे मन में देशभक्ति की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई। हाँ, मेरे अंदर भी। देशभक्ति की बात हो रही है तो आपको पता है हमारे देश ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 का रोवर भी टैप कर लिया। हाँ, मुझे पता है। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था द्वारा तीसरी बार चांद पर यान भेजने की कोशिश की गई है। चंद्रयान 3 मिशन से सारे देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। यह यान 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में जाने के लिए लॉन्च किया गया है। यह चांद पर सुरक्षित उतरकर चांद की जानकारी हमारे साथ साझा करेगा। चंद्रयान 3 भारत में बना एक स्वदेशी यान है। इसे भारतीय तकनीकों के साथ बनाया गया है। यह चांद के ऑर्बिट में जाकर हमें चांद पर मौजूद सभी तत्व जैसे कि जल, वायु, मिट्टी की जानकारी प्रदान करेगा। वाओ! किसी को ये पता है कि चंद्रयान 3 का वेट कितना है? 7 करोड़ केजी। नहीं, 7 करोड़ केजी। अरे 40,000 केजी। तुम थोड़ा सा पास थी, लेकिन 7 करोड़ केजी तो वो धरती से भी नहीं उठेगा। चलो आंसर मैं ये बता देती हूँ। चंद्रयान 3 का वेट है 3900 केजी। अच्छा, तुम्हें पता है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल यूज हुआ था उसे LVM-3M4 रॉकेट का नाम दिया गया है। वाह, ये तो मेरे को भी नहीं पता था। चंद्रयान 3 अभी तक कहाँ पहुंचा है? मेरे को तो नहीं पता, मून के आसपास ही होगा। मून के ऑर्बिट में। ऋषि सही कह रहा है। चंद्रयान 3 मून के लास्ट ऑर्बिट में पहुंच चुका है और वो हमारे साथ फोटोज भी शेयर कर रहा है। जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि चंद्रमा पे कितना पानी, कितना वायु और शायद थोड़ी बहुत ही पिकनिक के भी जगह हो। मैं तो जाऊंगी फिर। सारे ही जाएंगे, किसको स्पेस में जाना पसंद नहीं है। अच्छा बताओ रुबानी, विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? वरदान, बट अगर हम उसका गलत तरीके से यूज करें तो अभिशाप। आपने एकदम सही कहा। वरदान इसलिए क्योंकि विज्ञान से मनुष्य को जो सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है उनका वर्णन करना सहज नहीं है। इसने हमारी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल दिया है। आज विज्ञान ने यातायात के ऐसे साधन बना दिए हैं जिनसे स्थान की दूरी कोई मायने नहीं रखती।
जहाँ पहुँचने में पहले महीनों और वर्षों लगते थे, वहाँ अब दिनों और घंटों में पहुँचा जा सकता है। ऋषि, तुमने एकदम सही कहा। मेरे दादाजी भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो एक एक चिट्ठी को आने में महीनों तक लग जाते थे। अब तो एक वीडियो कॉल करो और आप किसी से भी 7 समुंदर दूर बैठे बात कर सकते हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभिशाप इसलिए क्योंकि विज्ञान से जहाँ इतने लाभ हुए हैं, वही हानियाँ भी कुछ कम नहीं हुई। विज्ञान जहाँ वरदान है, वहाँ अभिशाप भी है। विज्ञान ने मनुष्य को अपार विध्वंसक शक्ति दी है। भयंकर अस्त्र शस्त्र, अणु बम, परमाणु बम और दूर दूर तक मार करने वाली तोपें भी विज्ञान की ही देन है। बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों और रासायनिक द्रव्यों से प्रदूषण की भयानक समस्या उत्पन्न करती है। हाँ ऋषि, तुमने एकदम सही कहा। हवा में जो रेडियो वेव्स प्रेजेंट है, उनकी वजह से गौरैया की मौत हो रही है और अभी हम वो दिखती नहीं और वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। हाँ, अतः ये तो मनुष्य पर ही निर्भर है कि वे विज्ञान को वरदान माने या अभिशाप, उसका सदुपयोग करे या दुरुपयोग। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सद्बुद्धि और विवेक से विज्ञान का सदुपयोग करें और दुरुपयोग को रोकें। हाँ, ये एकदम सही है। इसको रोकने के लिए हम बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं और पोल्यूशन थोड़ा सा कम कर सकते हैं कारपूल करने के साथ। जब हमने चंद्रयान 3 के बारे में इतनी बातें कर ही ली, तो चलो कुछ बातें इसरो के बारे में कर लेते हैं। हाँ, वो तो है, क्योंकि चंद्रयान 3 को इसरो ने ही भेजा है। इसरो एक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। उसका पूरा नाम मुझे कोई बता सकता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। हाँ, पर हिंदी में उसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अच्छा, इसरो का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? मुझे पता है, हाँ, बताओ। बैंगलोर। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तुम में से किसी को पता है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? अभी है के सिवन। गलत जवाब। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ जी हैं। अच्छा रुबानी, अब बताओ, बच्चों की रुचि हम विज्ञान में कैसे बढ़ा सकते हैं? जब मैं विज्ञान को नया नया पढ़ना शुरू किया था, तब तो मैं डिस्कवरी चैनल देखती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, इसरो की वेबसाइट हर थोड़े दिन बाद छांटती रहती थी। मुझे तो विज्ञान पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे और भी हम वेबसाइट्स देख सकते हैं, डिस्कवरी चैनल्स देख सकते हैं, जहाँ से हमें विज्ञान के बारे में नॉलेज मिले। आपने बिल्कुल सही कहा। किताबें ज़रूरी है, पर प्रैक्टिकल की अपनी ही अहमियत है। बच्चे को आसपास के साइंस सेंटर्स लेकर जाएं। पेरेंट्स को उन्हें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जैसे गिफ्ट देने चाहिए। उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपको पता है, मैंने इसरो की वेबसाइट पे पढ़ा था कि वो गगनयान भी लॉन्च कर रहे हैं और इसके साथ साथ आदित्य L1 भी लॉन्च करेंगे, जो सन के पास जाके उसकी स्टडी करेगा। आदित्य L1 सूरज की एक स्पेसिफिक ऑर्बिट रेंज में रहकर सूरज को स्टडी करेगा, ताकि वो जले भी ना और वो सूरज से इंफॉर्मेशन भी निकाल ले। वाह, ये कितना इंटरेस्टिंग है, मैं भी देखूंगी। और आपको पता है, अब तक इसरो द्वारा 111 अंतरिक्ष यान मिशन, 79 लॉन्च मिशन और आदित्य, गगनयान और AMOM 2 सहित कई मिशन सफल रहे हैं। लेकिन अब 214 हो गए हैं। अच्छा, ये तो बड़े अमेजिंग नंबर्स है जो आप हमें बता रहे हैं। इंडिया सच में एक बहुत अच्छी कंट्री है जो साइंटिफिक रिसर्च की तरफ जल्दी जल्दी डेवलप हो रही है। अरे, अभी तक हम विज्ञान के बारे में बातें कर ही रहे थे तो स्नेहा दीदी आ गई। आओ स्नेहा दीदी से विज्ञान के बारे में ये कहानी सुनते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी स्नेहा दीदी और आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूं, जिस कहानी का नाम है भविष्य की भविष्यवाणी। उत्तराखंड के पहाड़ों के पास ही एक छोटे से शहर में जिज्ञासा नाम की एक जिज्ञासु और कल्पनाशील लड़की रहती थी। जिज्ञासा 12 साल की थी और उसके लिए हर चीज ही अनोखी थी। स्कूल के बाद अपना थैला लिए इधर उधर घूमते हुए वो यही सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है या वैसा होता तो क्या होता। हमारे लिए जो रोजमर्रा की आम बात थी, जिज्ञासा के लिए हर बात सवालों से भरी थी।
धरती सपाट होती तो क्या होता, सभी चीजें बातें कर सकती तो क्या कहती। यहाँ तक कि कभी कभी धरती पर बैठी हमारी प्यारी जिज्ञासा सोचती कि इस वक्त जुपिटर ग्रह में क्या हो रहा होगा। उसका पसंदीदा स्थान एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक आरामदायक नुक्कड़ था, जहाँ वह आते जाते लोगों को देखते रहती थी। साइकिल की टिन-टिन, गन्ने के जूस को निकालती हुई मशीन, दुकानों पर लगी जगमगाती लाइट्स, वो विज्ञान के चमत्कारों के बारे में पढ़ने और काल्पनिक आविष्कारों के सपने देखने में घंटों बिताती थी। एक दिन जिज्ञासा अपने घर के कोने में बनी एक अटारी पर चढ़ गई। अरे जिज्ञासा, कहाँ चली गई? माँ, मैं यहाँ हूँ। बिखरे बाल और धूल लगे चेहरे को जिज्ञासा ने अटारी से निकाला और नीचे झांका। वहाँ कुछ नहीं है बेटा, नीचे उतर आओ। लेकिन जिज्ञासा को तो कुछ जबरदस्त मिल चुका था। अपनी दादी के अटारी की खोज करते समय जिज्ञासा को कल के आविष्कार नामक एक पुरानी और धूल भरी किताब मिली। जैसे ही उसने पन्नों को पलटा, उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। पुस्तक में भविष्य के गैजेट्स का वर्णन किया गया था, जो सीधे एक साई-फाई फिल्म के गैजेट्स लग रहे थे। एक आविष्कार जिसने उसका सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया था, वह था फ्यूचर बॉट, एक रोबोट जो भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम था। जिज्ञासा ने अपना खुद का फ्यूचर बॉट बनाने के लिए एक मिशन शुरू किया। औजारों, तारों और कल्पना के ढेर से लैस उसने अपने टेम्पररी वर्कशॉप में कई दिन बिताए। अपने पापा से कई सामान मंगवाए। उसके पापा साइंटिस्ट थे, तो हर सामान मिल भी गया। अंत में बहुत परीक्षण और त्रुटियों के बाद जिज्ञासा ने अपने आविष्कार का अनावरण किया। ब्लिंकिंग लाइट के साथ एक छोटा रोबोट और एक छोटी स्क्रीन जो बड़े कॉम्प्लेक्स से साइंस को प्रदर्शित करती थी। जिज्ञासा ने फ्यूचर बॉट स्टार्ट किया और पूछा, फ्यूचर बॉट, मुझे बताओ कि क्या मुझे एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा? वो छोटा सा टेप रिकॉर्डर के शेप वाला रोबोट थोड़ा इधर घूमा, थोड़ा उधर घूमा, फिर अपनी छोटी सी स्क्रीन पर विगली लाइनों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करने लगा। जिज्ञासा ये सब समझ ही रही थी कि तभी वो रोबोट बोल पड़ा, हाँ, मेरी गणना के अनुसार आपको एक खजाना जल्द ही मिलने वाला है। जिज्ञासा की आंखें हैरानी से चमक उठी। सच में? वाह! उसने अपने स्कूल परीक्षाओं, अपनी पसंदीदा क्रिकेट टीम के मैचों के बारे में भी सवाल पूछे और यहाँ तक कि उसकी मम्मी ने क्या बनाया है वो भी पूछा। कभी सीधे, कभी घुमा फिरा कर उस रोबोट ने सभी सवालों के जवाब दिए। रोबोट ने बताया, आज आप रात में रोटी और सब्जी खाएंगी, लेकिन रात में जब माँ ने खाना परोसा तो पुलाव और सब्जी मिली। हैं? माँ, फ्यूचर बॉट ने तो कहा था कि आज रोटी सब्जी बनेगी। बेटा, डेली रोटी ही बनती है, आज भी वही बनाने वाली थी, लेकिन आटा खत्म हो गया तो पुलाव बना दिया। इस फ्यूचर बॉट से पूछने से अच्छा होता कि तुम मुझसे ही सीधा पूछ लेती, मैं सही जवाब तो देती। जिज्ञासा ने सोचा कि फ्यूचर बॉट ने सही ही कहा था, वो तो आटा ही खत्म हो गया तो बेचारा फ्यूचर बॉट क्या करे। जिज्ञासा को धीरे धीरे फ्यूचर बॉट की हर भविष्यवाणी पर विश्वास होने लगा था। एक दिन जब जिज्ञासा फ्यूचर बॉट के साथ प्रयोग कर रही थी, उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहन उसकी वर्कशॉप में आया। अरे जिज्ञासा, यह क्या है? यह फ्यूचर बॉट है रोहन। यह एक रोबोट है जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य की भविष्यवाणी? काश ये सच हो सकता तो कितना अच्छा होता। जिज्ञासा ने ये सुनते ही पलटकर फ्यूचर बॉट से पूछा, फ्यूचर बॉट, क्या रोहन कभी फालतू के मजाक करना बंद करेगा? रोबोट ने अपनी स्क्रीन पर रोहन की एक कार्टून छवि प्रदर्शित की और कहा कि मैं ये पक्का वादा तो नहीं कर सकता। रोहन खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठीक है, मैं समझ गया कि मैं फालतू के मजाक ना करूं, लेकिन अब सीरियस बात यह है कि मैं घर चलता हूं, परसों की परीक्षा की तैयारी भी जो करनी है, फिर उसके बाद आराम से इससे खेलेंगे। जिज्ञासा ने भी कहा, अच्छा हाँ, मैं भी दिन भर इसी फ्यूचर बॉट में लगी रही, मैं भी जाती हूँ। 5 दिनों के बाद जब परीक्षा के परिणाम आए तो सब सकते में रह गए। जिज्ञासा के ऐसे मार्क्स की भविष्यवाणी तो फ्यूचर बॉट क्या, किसी ने भी नहीं की थी। जिज्ञासा शाम को अपने टेस्ट की कॉपी लिए अपने मम्मी पापा के पास खड़ी थी। तभी वहां रोहन आ गया। जिज्ञासा अपनी मम्मी को समझा रही थी, माँ, मैं सच कह रही हूँ कि फ्यूचर बॉट ने भविष्यवाणी की थी कि परीक्षा पोस्टपोन्ड हो सकती है। तभी जिज्ञासा के पापा ने उसको टोका,
बेटा, ये तो ऐसी ही भविष्यवाणी करता है। हर बात पर कहता है कि ये हो सकता है, या मैं वादा नहीं करता, या खाने में कुछ कॉमन सी चीजें बनेंगी, ये बताना। ये सामान्य सी भविष्यवाणियां ही होती है। जिज्ञासा की मम्मी ने भी जिज्ञासा को समझाते हुए कहा कि बेटा, कुछ कॉमन सी बातें बोलकर लोगों के भविष्य को बताना, ये सब असल नहीं होता बेटा। हमें लगा कि तुम खेल खेल में इन बातों को मानती रहती हो, लेकिन तुम इतने सीरियसली इस पर अंधा विश्वास कर लोगी, ये हमने सोचा नहीं था। हमारा भविष्य कोई नहीं बता सकता बेटा। जिज्ञासा रुआंसी होकर बोली, लेकिन माँ, मुझे इन बातों पर बहुत विश्वास हो गया था। अच्छा हुआ मेरी आंखें अभी ही खुल गईं। सॉरी माँ पापा, अब मैं कभी अंधविश्वास नहीं करूंगी। तभी पीछे खड़ा रोहन बोल पड़ा, जिज्ञासा, मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि फ्यूचर बोर्ड जनरल प्रेडिक्शंस करता है, जब उसने कहा था कि रोहन आगे भी बेकार जोक्स नहीं कहेगा। इसका वो वादा नहीं कर सकता। मैं तो तेरा दोस्त ही इसलिए हूँ ताकि बेकार जोक्स मार सकूं, क्योंकि वो जोक्स तू ही समझती है। ये सुनते ही सब खिलखिलाकर हंसने लगे। जिज्ञासा ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। तुम ठीक कह रहे हो रोहन, भविष्य ना जानना हमारे जीवन को ज्यादा मजेदार बनाता है। साथ ही किसी भी बात पर बिना सोचे समझे अंधविश्वास कर लेना भी गलत है। मैं अब हमेशा इन बातों का ध्यान रखूंगी। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कई सीख हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है। सबसे पहले कि हमें नई नई कल्पना और रचनात्मकता हमारे जीवन में लानी चाहिए। जिज्ञासा की आविष्कारशील भावना नए विचारों को जीवन में लाने में और कल्पना और रचनात्मकता की शक्ति को दर्शाती है। दूसरी सीख हमें मिलती है दोस्ती और हंसी के महत्व की। जिज्ञासा और रोहन की दोस्ती के मूल्य को दर्शाती है और बताती है कि कैसे साझा हंसी मुश्किल क्षणों को भी रोशन कर सकते हैं। साथ ही बच्चों, कभी भी किसी भी बात पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हर चीज के कारण को जानने की कोशिश करना चाहिए। जीवन में साइंटिफिक अप्रोच होना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की कहानी ये रही और अगली कहानी के साथ आपकी स्नेहा दीदी फिर से मिलेगी। इसी के साथ बाय बाय। अपना ख्याल रखो और मुस्कुराते रहो। वाओ, स्नेहा दीदी ने कितनी अच्छी कहानी सुनाई। मुझे तो बड़ा मजा आया कहानी सुन के। ये स्टोरी तो सच में जिज्ञासा भरी थी। सही कह रही हूँ ना? हाँ। रबानी, आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला मेरे खेलने का वक्त हो गया है। और अभी अभी हमने बात की खेल स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, और वक्त हो गया है हमारे जाने का और किसी और के आने का। आप जुड़े रहिए इसी फ्रीक्वेंसी, इसी प्रोग्राम पे। हम बहुत जल्दी आपको दोबारा मिलेंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त रबानी जॉली और मैं प्यारा ऋषि पांडे आप सबसे विदा लेता हूँ। तो मैं चला खेलने। चलो, मैं भी चलती हूँ। और हम भी। जय हिंद।